वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। राज्य? अरिबेल ने मन ही मन कहा जब उसने ईदान द्वारा सुझाए गए नाम को सुना जो अभी तक गठित नहीं हुए गिल्ड के लिए था। कैसा है? उसने उससे पूछा। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है, अरिबेल ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा। फिर उसने सोचा कि ईदान ने अभी क्या कहा था। राजा और रानी बनने के लिए, और जाहिर है उसकी अस्थिर कल्पना ने काम किया। ईदान के अप्रत्याशित बयान से उत्पन्न एक छोटे से विराम के बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने उनसे बात की। क्या आप जानते हैं कि गिल्ड बनाने और पंजीकृत करने के लिए क्या करना पड़ता है श्रीमान एथन? कमोबेश, ईदान ने उत्तर दिया। वास्तव में ईदान और अरेबेल को ये पता नहीं था कि ये कैसे करना है। उन्होंने उत्तर की यात्रा के बाद इस मुद्दे को बाद में स्थगित करने का फैसला किया। फिर उसने वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, अपनी ठुड्डी को हाथ में लिया और मानो गहरे विचार में डूबा हुआ बोला, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मैं अपने गिल्ड का नाम तब तक घोषित नहीं करूंगा जब तक कि वो पंजीकृत न हो जाए, कहीं कोई उसे चुराकर मुझसे पहले पंजीकृत ना कर ले। हे, मानो यहाँ किसी को भी तुम्हारे गिल्ड की परवाह है, रेड सेल्स गिल्ड के एक जागे हुए सदस्य ने कहा, और वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने उसकी बातों से सहमति में सर हिलाया। मुझे भी आपकी राय की परवाह नहीं है, ईदान ने जवाब दिया। फिर उसने एसोसिएशन के प्रतिनिधि की ओर देखा और सुझाव दिया, चलो काम पर लग जाएं, मेरे पास आप सबका मनोरंजन करने के लिए पूरा दिन नहीं है। श्रीमान एथन, क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं श्रीमान एथन? सचमुच मैं यहाँ क्यों हूँ? ईदान ने प्रति प्रश्न पूछा। खेलना बंद करो मिस्टर एथन, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि अछूत संघ का एक सदस्य जिसके साथ सैन्य रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा झगड़ा हुआ था वो गायब हो गया है और इस समय तुम ही मुख्य संदिग्ध हो। एसोसिएशन का प्रतिनिधि ईदान के व्यवहार से नाराज लग रहा था। क्या ऐसा है? वेल, ये तो आप तुरंत कह देते अंदाजा लगाने के बजाय, ईदान ने कहा। तो कृपया बताइए कि आप मुझे मुख्य संदिग्ध क्यों मानते हैं? बात यह है कि एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने सैन्य रिपोर्ट पढ़ना शुरू किया जिसमें ईदान ने खुद गवाही दी थी। ईदान को ये रिपोर्ट बहुत मज़ेदार लगी। बस इतना ही? ईदान ने एसोसिएशन के प्रतिनिधि के पढ़ने के बाद पूछा। ये तो बहुत मज़ेदार है, भगवान की कसम, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? या तुम बिना किसी सीधे सबूत के सिर्फ इस बात के आधार पर कि मेरा इस आदमी से झगड़ा हुआ था, ये मामला मुझ पर थोपना चाहते हो क्योंकि तुम मुझे आसान निशाना समझते हो? एसोसिएशन के प्रतिनिधि को सही शब्द नहीं सूझ रहे थे और उन्होंने मुड़कर अछूत गिल्ड की नेता मिलेना ऑर्लियंस की ओर अपनी नज़र घुमाई। मिलेना ने आंख से कोड़कर ईदान को फिर से ध्यान से देखा। हाँ, ये लड़का तो देखने में अच्छा था, लेकिन अरसलान जितना आकर्षक नहीं था। हालांकि उसके व्यवहार ने उसे थोड़ी चिंता में डाल दिया था। उसकी अंतर्जहान ने उसे बताया कि उसके गिल्ड के एक सदस्य के गायब होने के लिए वही जिम्मेदार था। लेकिन जैसा कि ईदान ने कहा था, न तो उसके पास और न ही किसी और के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण था। फिर भी हर कोई अपनी ही प्रणालियों पर निर्भर था, खासकर गिल्ड लीडर जिनके पास बाकियों से अलग निश्चित रूप से दुर्लभ प्रणालियां थीं और वे ज्यादा संवेदनशील थे। वे किसी दूसरे होस्ट के कर्म की स्थिति का कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते थे अगर वे किसी दूसरे होस्ट की हाल ही में हुई हत्या के परिणाम स्वरूप गिरा हो। हालांकि न तो उसका सिस्टम और न ही दूसरों का सिस्टम उनके सामने बैठे आदमी के व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देख पाया। सबसे अजीब बात ये थी कि वे उस आदमी और उसके पीछे बैठे उसके दो अन्य अधीनस्थों से आ रही शक्ति को बिल्कुल भी नहीं महसूस कर पाए। उनके सिस्टम ने उन्हें तुरंत इस विचित्रता के प्रति सचेत कर दिया। मिस्टर एथन, मिलेना ने अपनी साफ आवाज में ईदान से कहा, सच सच बताओ, क्या क्रॉस के गायब होने में तुम्हारा कोई हाथ है? जैसे ही मिलाना ने ईदान से बात करना शुरू किया, उसे तुरंत उसकी आवाज़ में अजीबपन लगा और जब उसने अपना सवाल पूछा तो ईदान को उसे जवाब देने और अपने किए का इकरार करने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि ये इच्छा बस एक पल के लिए रही और तुरंत गायब हो गई। डिंग! निष्क्रिय सुझाव क्षमता की खोज की गई है। सुझाव का प्रभाव निष्क्रिय हो गया है। सिस्टम से अधिसूचना सुनकर ईदान को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। उस लंबी टांगों वाली औरत ने सच जानने के लिए मुझे सुझाव दिया था, उसने गुस्से से सोचा। बिल्कुल नहीं मिस लॉन्गलेग्स, ईदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और इन शब्दों के तुरंत बाद उसे लगा कि लोग उसे घूर रहे हैं।
अरे अरे अरे, क्या तुम भी वहां जा रहे हो? ईदान ने मन ही मन अपने भावी जीजा की ओर देखते हुए कहा, जो मिलेना को संबोधित इन शब्दों के कारण उसे शत्रुता से देख रहा था। ईदान का जवाब सुनकर मिलेना की भौएं तन गई। उसे भी ये आदमी जिस तरह से संबोधित कर रहा था वो पसंद नहीं आया। इससे पहले किसी ने उसे इस तरह से बुलाने की हिम्मत नहीं की थी और वो ईदान को गौर से देखने लगी। अरे अरे, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे अजीब लग रहा है, ईदान ने शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए कहा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके हर शब्द के साथ दूसरों की शत्रुता कैसे बढ़ती जा रही थी। तभी ईदान को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसकी कुर्सी पर लात मारी, लेकिन वो केवल मुस्कुराया। आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और मुझे यकीन है कि आपको इस पर गर्व है, मिस लॉन्गलेग्स, लेकिन बदकिस्मती से मेरी खूबसूरती उन मानकों तक नहीं पहुंच पाती जो मैंने दूसरी दुनिया में घूमने के बाद अपने लिए तय की थी। इन मानकों के हिसाब से तो आप औसत दर्जे की भी नहीं हैं। लेकिन रुकिए, मैं एक अपवाद बनाकर आपको सिर्फ आपकी खूबसूरत लंबी टांगों की वजह से बीच के सबसे नीचे स्तर पर रख सकता हूं। आपको इस पर गर्व हो सकता है। ईदान झूठ नहीं बोल रहा था। वैल्किरीज, उसकी गुरु मिलिसा और यहाँ तक कि यूलालिया की तुलना में मिलेना की खूबसूरती फीकी पड़ गई थी। अगर उसकी लंबी टांगें ना होती तो उसका आकर्षण और भी कम होता। अरीबेल, जो शुरू में मानदंडों के बारे में सुनकर ईदान की बातों से नाराज हो गई थी, ने मन ही मन सिर हिलाकर उससे सहमति जताई। उसे लिम्बो की वो हसीनाएं याद आ गई जिन्हें वो जानती थी। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? इस बात की चिंता करने के बजाय कि मैंने अपने शब्दों से इतने सारे लोगों को अपने खिलाफ कर लिया है, मैं संतुष्ट और उत्तेजित महसूस कर रहा हूँ, ईदान ने मन ही मन कहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसके साथ क्या हो रहा था। ईदान ने सावधानी से चारों ओर देखा, अपने आसपास के लोगों की शत्रुतापूर्ण निगाहों को देखा। उसे यह अजीब लगा, इस महिला को संबोधित उसके शब्दों ने इतने सारे लोगों को इतना क्यों आहत किया, और सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी। क्या उसने सचमुच अपनी सुझाव देने की अजीब शक्ति का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था, जिनमें मेरे होने वाले साला अरसलान भी शामिल है? ईदान ने खुद से पूछा। उसे ये स्थिति बहुत असामान्य लग रही थी। अचानक, इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता या बोल पाता, घंटी बज उठी। उसके बाद एक और घंटी बजी, फिर एक और। एक एक करके गिल्ड लीडर, सेना और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के फोन बजने लगे, जिससे सबका ध्यान ईदान से हट गया। जिनके भी फोन की घंटी बजी, उन्होंने फोन उठाया। कुछ सेकंड्स बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, जो जल्दी गंभीरता में बदल गई। क्या? अरसलान ने आश्चर्य से कहा। फोन करने वाले की बात सुनकर वे अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। ये कैसे संभव है कि क्वींस गिल्ड का पूरा ग्रुप गायब हो गया हो? जिनके भी फोन की घंटी बजी, उन्होंने फोन उठाया। कुछ सेकंड बाद उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, जो जल्द ही गंभीरता में बदल गई। क्या? अरसलान ने आश्चर्य से कहा। फोन करने वाले की बात सुनकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। ये कैसे संभव है कि क्वींस गिल्ड का पूरा समूह गायब हो जाए? ईदान ने देखा कि लगभग किसी ने भी आश्चर्य नहीं जताया और सभी उपस्थित लोगों के चेहरों पर गंभीरता के भाव थे। उसे एहसास हुआ कि शायद दूसरों को भी ऐसी ही जानकारी मिली होगी। आखिर हुआ क्या था? जब अरसलान समेत सबकी बात खत्म हो गई तो ईदान ने पूछा। हालांकि किसी ने भी उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। घंटी बजते ही अरसलान तुरंत उठा और बिना किसी देरी के बाहर निकल गया। उसके गिल्ड के सभी सदस्य उसके पीछे पीछे चल दिए, जिनमें मिला भी शामिल थी, जो थोड़ी देर झिझकने और ईदान की तरफ देखने के बाद चली गई। अरसलान के उठते ही मिलेना भी खड़ी हो गई और ईदान को एक आखिरी ठंडी नज़र से देखने के बाद वो डिफेंडर्स गिल्ड के प्रस्थान करने वाले सदस्यों के पीछे चली गई। उनके बाद दोनों संघों के अन्य नेता अपने सहयोगियों के साथ कमरे से बाहर चले गए और जागृत संघ के प्रतिनिधि जागृत लोगों के पीछे चल दिए। कमरे में केवल ईदान का समूह और सैन्य प्रतिनिधि ही बचे थे। क्या हुआ? ईदान ने सेना से पूछा, जो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी में नहीं दिख रही थी। सीनियर एथन आज सुबह सीमा पर गश्त करने गया क्वींस गिल्ड समूह वापस नहीं लौटा है, सैन्य नेता ने बताया। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार ये सभी गिल्डों के जागृत सदस्यों द्वारा किया गया एक नियमित सीमा जांच अभियान था। आज क्वींस गिल्ड की बारी थी। हालांकि सेना को एथन ज्यादा पसंद नहीं था। बाकी लोगों की तरह वे जानते थे कि वो एक स्वर्ण श्रेणी का जागृत व्यक्ति था, उनके विपरीत एक साधारण मनुष्य। इसलिए सेना ने उसके साथ जानकारी साझा करने का फैसला किया। सेना ने कहा, समूह दोपहर तक संपर्क में रहा, लेकिन दोपहर के बाद उसने संपर्क करना बंद कर दिया। कोई खतरे की सूचना या संकट की सूचना नहीं मिली। आमतौर पर ऐसे मिशनों पर जाने वाले समूहों के पास संचार के लिए और अप्रत्याशित परिस्थितियों में संकट संकेत भेजने के लिए कई उपकरण होते हैं।
तभी उसने देखा कि ईदान उसे गंभीरता से देख रहा था, जो पहले उसकी नज़र में नहीं था। इससे पहले ईदान शांत और थोड़ा घमंडी भी था, लेकिन अब उसका व्यवहार बदल गया था, जिससे सेना को बहुत आश्चर्य हुआ। और ईदान ने सैनिक के आश्चर्य भरे चेहरे और उसकी झिझक को भांपते हुए पूछा, ओह हाँ, दोपहर के बाद कोई खबर या संकटकालीन कॉल नहीं आई। जब वे नियत समय तक वापस नहीं लौटे तो सेना ने खोज के लिए एक दल भेजा, हालांकि पूरा रास्ता चलने के बाद भी उन्हें कोई निशान नहीं मिला। ईदान ने प्राप्त जानकारी का मानसिक विश्लेषण करना शुरू कर दिया। सेना ने कहा, आश्चर्यजनक रूप से खोज दल को लड़ाई के कोई निशान नहीं मिले, क्वींस गिल्ड समूह की गतिविधि के बारे में तो बिल्कुल नहीं। ईदान की भौवें गहरी हो गईं, ये वाकई अजीब था। नेड, कृपया कुछ देर तक परिचारिका के भाई अरसलान पर नजर रखना, ईदान ने मन ही मन नेड से कहा। अपने मालिक का अनुरोध सुनकर नेड बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर चला गया। वो कहाँ गया? अरैबिल ने पूछा, ये देखकर कि नेड उन्हें जल्दी से छोड़कर चला गया। उसे यकीन था कि इतना समर्पित नेड ईदान के अनुरोध या आदेश के बिना नहीं जाता। मैंने नेड से भाई पर नजर रखने को कहा है, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, क्या तुमने ध्यान दिया? मुझे माफ करना डैन, मैं थोड़ी विचलित थी और स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाई। उसे अभी तक इसके दुष्परिणामों का पूरा अंदाजा नहीं था, इसलिए संघ के प्रतिनिधि के साथ ईदान की बातचीत के दौरान अरैबल की भावनाएं इतनी शांत नहीं थी। इस दौरान वो खुद को मुश्किल से रोक पाई। उसे पूरी स्थिति का आकलन करने का समय ही नहीं मिला। उसका ध्यान सिर्फ 3 लोगों पर केंद्रित था, ईदान, अरसलान और मिलेना। मुझे बताओ, क्या सेना जानबूझकर नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं कर रही है? ईदान ने सैनिक की आंखों में देखते हुए स्पष्ट रूप से पूछा। ईदान की गंभीरता देखकर सिपाही ने सिर हिलाकर अपनी शंका की पुष्टि की। मैं दूसरे शहरों से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? पुष्टि मिलने के बाद ईदान तुरंत काम पर लग गया और अपनी बहन से संपर्क करने का तरीका ढूंढने लगा। उसके मन में कई सवाल थे जो वो पूछना चाहता था। सेना ने कहा, हमारे पास मुख्य बेस पर एक एक्सेस पॉइंट है जहां से आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए आपको पंजीकरण कराना होगा और अनुमति लेनी होगी। अच्छा, तो चलो तुम्हारे अड्डे पर चलते हैं। क्या तुम अभी वहां नहीं जा रहे हो? ईदान ने अपनी विनम्र मुस्कान लौटाते हुए पूछा। क्या तुम मुझे वहां तक पहुंचा सकते हो? जल्द ही ईदान का समूह सैन्य वाहनों में सैन्य कर्मियों के साथ जागृत संघ की शाखा से निकल गया। आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चे, वैसे मैं सोच रहा हूं कि सेना नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित क्यों करती है? ईदान ने सैन्यकर्मी से पूछा जब वे बख्तरबंद एसयूवी में बैठे थे। जैसा कि हमें बताया गया, हम सीमा पर स्थिति के बारे में खबरों के कारण संघ के निवासियों में दहशत न फैले, इसीलिए पहुंच को प्रतिबंधित कर रहे हैं। ये स्थिति न केवल इस शहर में बल्कि सीमा पर कई और शहरों में भी देखी जा रही है। हाल ही में जानवरों के हमले बढ़ गए हैं और शीर्ष निर्देशन नहीं चाहता कि ये खबर फैले और दहशत फैले, सैन्य नेता ने जवाब दिया। ईदान को ये जवाब बहुत सतही लगा। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो जागृत लोगों तक संचार सीमित रखने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ईदान इस नतीजे पर पहुंचा कि सेना द्वारा नेटवर्क तक पहुंच सीमित करने का कोई और कारण था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। इस बीच बाहर अंधेरा हो चुका था और एसयूवी हेडलाइट्स की रोशनी में मध्यम गति से चलते हुए बिना किसी ट्रैफिक जैम या देरी के बेस तक पहुंच गई। शहर में लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं थी जिससे वे आसानी से दूरी तय कर पाए। चेकपोस्ट से गुजरने और अपने जागृत आईडी कार्ड प्रस्तुत करने के बाद ईदान और अरैबिल गोल्ड रैंक जागृत होने के कारण बिना किसी समस्या के क्षेत्र में प्रवेश पा गए। अरैबिल ने सैन्य अड्डे को उत्सुकता से देखा। उसने पहली बार इतने सारे सैन्यकर्मियों और सैन्य उपकरणों को एक ही जगह पर देखा था। ईदान जो दूसरी बार इस जगह पर आया था, उसने उसकी रुचि देखी और मानसिक संपर्क के माध्यम से अपना ज्ञान साझा करना शुरू कर दिया। उसने विभिन्न तकनीकों और हथियारों के बारे में बताया और अरैबिल उसका उत्साह समझते हुए बस मुस्कुरा दी। जब फौजी अपना काम कर रहा था, ईदान और अरैबिल चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर के लिए मानो वे अपनी ही छोटी सी दुनिया में थे। जो सैनिक उन्हें लेकर आया था उसने शुरू से ही जिम्मेदारी ली और उन्हें पंजीकरण कराने में मदद की तथा सभी आवश्यक परमिट प्राप्त करने और अन्य शहरों से संपर्क स्थापित करने में भी मदद की। अनुमति मिलने के बाद ईदान ने एकांत कमरा ढूंढा, अपने स्मार्टफोन को एक्सेस पॉइंट से जोड़ा और अपनी बहन का नंबर डायल किया। कुछ घंटियां बजने के बाद आयरीन ने फ़ोन उठाया। क्या ये आयरीन फ़ैन है? ईदान ने पूछा, लेकिन अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि एथन गोल्डविंग की आवाज़ में। वो जानता था कि नेटवर्क पर सेना का नियंत्रण है, इसलिए उसने आयरीन के भाई के रूप में नहीं बल्कि एथन के नाम से फ़ोन करने का फैसला किया। जब आयरीन ने ईदान का नंबर देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि कौन कॉल कर रहा है, लेकिन उसने चुप रहने और ईदान के पहले बोलने का इंतज़ार करने का निर्णय लिया।
जब उसने अपने भाई को उससे बात करते सुना और एक बिल्कुल अलग आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा है और पूछा, एथन? हाँ मिस आयरीन, ये एथन है। तो ईदान और दोनों बहन भाई तुरंत समझ गए कि क्या करना है। क्या आप रूम्बस पहुंच गए? हाँ मिस आयरीन, हम सफलतापूर्वक रूम्बस पहुंच गए हैं और इस समय सैन्य अड्डे पर हैं। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मुझे तुम दोनों की चिंता तो पहले से ही होने लगी थी। इससे पहले कि उसका भाई एज़्मे के बारे में कुछ पूछ सकता, उसने उसे ये खबर बताने का फैसला किया। तुम्हारी दोस्त ठीक है। उसकी देखभाल के लिए धन्यवाद, ईदान ने कहा। आज हमारी मुलाकात अरसलान से हुई, लेकिन अभी तक हमें अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए हम आपका निजी काम पूरा नहीं कर पाए हैं। इन शब्दों से ईदान इशारा कर रहा था कि अरसलान को अभी तक नहीं पता कि वो ईदान है और उसकी बड़ी बहन वापस आ गई है और जिंदा है। मैं समझ गई। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही मेरा अनुरोध पूरा करने के लिए समय निकाल लेंगे। बिल्कुल, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, ईदान ने पूरे विश्वास से कहा। इसके तुरंत बाद उसने मौजूदा हालात बताने का फैसला किया। मिस आयरीन, कुछ महत्वपूर्ण समाचार हैं। हाल ही में शहर के सभी जागृत और सैन्य कर्मियों को पता चला है कि आपके क्वींस गिल्ड द्वारा भेजा गया समूह एक गश्ती अभियान के दौरान गायब हो गया है। सन्नाटा छा गया। क्या? थोड़ी देर रुकने के बाद आयरीन की अनिश्चित आवाज आई। मिस आयरीन, मैं कह रहा हूं कि आपके गिल्ड द्वारा भेजा गया समूह गश्ती मिशन के दौरान गायब हो गया है। हाँ, ये कैसे संभव है? आयरीन ने आश्चर्य से पूछा। तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिससे न केवल वो बल्कि पास खड़ी उनकी बातचीत सुन रही अरेबल भी हैरान रह गई। एथन, मैंने अपने गिल्ड के किसी भी सदस्य को उत्तर दिशा में नहीं भेजा है, इसलिए जिस समूह की तुम बात कर रहे हो वो मेरे क्वींस गिल्ड का नहीं है। आयरीन के अप्रत्याशित उत्तर के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। ईदान और अराबेल हैरान थे और एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना था। मिस आयरीन, क्या आप निश्चित हैं? ईदान ने उसकी बातों को सुनिश्चित करने के लिए पूछा। हाँ एथिन, मुझे यकीन है, मैं इस बारे में गलत नहीं हो सकती, आयरीन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अगर ऐसा है तो ये लोग कौन हैं जो आपके गिल्ड के सदस्य होने का दिखावा कर रहे हैं? ईदान ने कुछ सोचने के बाद कहा। यहाँ हर कोई उन्हें आपके गिल्ड का हिस्सा मानता है मिस आयरीन, यहाँ तक कि अरसलान भी ऐसा ही सोचता है। मुझे नहीं पता एथन, मैं खुद सोच रही हूँ कि वह कौन है, आयरीन ने कहा, और जब ईदान ने अरसलान का जिक्र किया तो उसने उसकी आवाज़ में चिंता देखी। चिंता मत कीजिए मिस आयरीन, हम आपके निजी अनुरोध पर विचार करते हुए जो कुछ भी हो रहा है उसकी जांच जरूर करेंगे, ईदान ने उन्हें आश्वस्त किया। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ। अपने संपर्क का उपयोग करते हुए ईदान ने आयरीन से एक एक करके अपने सवाल पूछे। उसने उन सवालों के जवाब दिए जो उसे पता थे, और जो नहीं पता था उसे बाद में उसके साथ साझा करने का फैसला किया। ईदान को यह जानकर भी हैरानी हुई कि अरसलान ने आखिरी बार आयरीन से रूम्बस पहुंचने के बाद संपर्क किया था। उसके बाद उसने आयरीन से संपर्क नहीं किया। आयरीन को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि अरसलान ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि नेटवर्क तक उसकी पहुंच सीमित है और वो शायद ही कभी संपर्क करेगा। हालांकि अब अपने भाई से बात करने के बाद आयरीन को अरसलान की चिंता होने लगी। अरसलान के अलावा ईदान ने विंग्स ऑफ फ्रीडम, रेड सेल्स और अनटचेबल्स गिल्ड के बारे में भी प्रश्न पूछे। तो आप कह रही हैं कि अछूतों की नेता मिलेना ऑर्लियंस रूम्बस में है? हाँ मिस आयरीन, वो यहाँ हैं। यह अजीब है, आयरीन ने कहा। यह अजीब है कि वो अकेले ही उत्तर चली गई। ऑर्लियंस परिवार की उत्तराधिकारी होने के नाते उसे ध्यान का केंद्र होना चाहिए और विश्वसनीय सुरक्षा में रहना चाहिए, और यह तथ्य कि वो उत्तर में पहुंच गई बहुत अजीब लगता है। अपनी बहन की बातें सुनकर ईदान ने उसे अरसलान और मिलेना ऑर्लियंस के बीच के अनोखे रिश्ते के बारे में अभी कुछ न बताने का फैसला किया। नेड से मिली यादें देखने के बाद ईदान को यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों के बीच कैसा रिश्ता था। उसने पहले खुद इस मामले की जांच करने और उसके बाद ही अपनी बहन के साथ अपने अनुभव साझा करने का फैसला किया, खासकर इसलिए क्योंकि वो अराबेल का छोटा भाई था और ईदान अपने छोटे भाई के बारे में अराबेल की बातों पर यकीन करना चाहता था। तो फिर मिस आयरीन, कृपया उत्तर की ओर जाने से पहले अरसलान को मिले काम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। साथ ही दूसरे गिल्ड्स, खासकर मिलेना ऑर्लियंस के बारे में भी सारे सवाल पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, ईदान ने अपनी राय जाहिर की। ठीक है, मैं इस पर काम करूंगी, आयरीन अपने छोटे भाई के तर्क से सहमत हुई। पूरी बातचीत के दौरान भाई बहन ऐसे दिखे जैसे वे केवल व्यापारिक संबंधों से जुड़े हुए हों। वैसे क्या आपने बताया कि अरसलान के जाने के बाद आपने उसके गिल्ड का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था? क्या मैं सही कह रही हूँ? ईदान ने पूछा। हाँ एथन,
जाने से पहले अरसलान ने मुझसे उसके गिल्ड के रहे सहे सदस्यों पर नज़र रखने और उनकी मदद करने के लिए कहा था। तो फिर मिस आयरीन, आपको अरसलान गिल्ड के कम से कम कुछ सदस्यों से परिचित होना चाहिए, यदि सभी से नहीं तो। हाँ, मैं अरसलान गिल्ड के अधिकांश सदस्यों से परिचित हूँ, आयरीन ने आत्मविश्वास से कहा। तो मिस आयरीन, क्या आप मिला को जानती हैं? ईदान ने अचानक एक अजीब सा विचार मन में आते हुए पूछा। उसने अपनी बहन से पूछने का फैसला किया कि क्या वो मिला को जानती है। मिला? हाँ, मिला। मुझे उसका आखिरी नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो अरसलान के डिफेंडर्स गिल्ड से संबंधित है। यह अजीब है, मुझे याद नहीं कि अरसलान के गिल्ड में इस नाम की कोई जागृत महिला थी, आयरीन ने सोचा। लेकिन एथन, जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालो। मैं पहले अरसलान के गिल्ड के बाकी सदस्यों से उसके बारे में पूछूंगी। मैं उन सभी से परिचित नहीं हूँ, हो सकता है वो उनमें से एक हो। बस मुझे उसका रूप और चरित्र बता दो। ईदान ने मिला के रूप, रंग और चरित्र के बारे में सटीक जानकारी दी, साथ ही यह भी बताया कि वे कैसे मिले और रुम्बस पहुंचने पर उसने उसकी कैसे मदद की। आयरीन ने अपने भाई की कहानी ध्यान से सुनी और हर शब्द को याद करने की कोशिश की। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगी, आयरीन ने कहा और होल्ड बटन दबाकर तुरंत अरसलान गिल्ड के अपने दोस्तों का नंबर डायल किया। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? ईदान ने मानसिक संपर्क के माध्यम से अराबेल से पूछा, यह देखकर कि उसकी बहन ने होल्ड बटन दबा दिया है। यह कहना कठिन है, लेकिन मैं आपसे सहमत हूं कि यहाँ कुछ अजीब और समझ से परे हो रहा है, अराबेल ने उत्तर दिया। फिर इसके बारे में सोचने के बाद पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हो? नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मैं बहुत लापरवाह हो रहा हूँ। मुझे लगभग 100% यकीन है कि मेरी बहन आयरीन के साथ हमारी बातचीत पर नज़र रखी जा रही है, ईदान ने अपनी चिंताएं साझा की। जब भी ईदान सेन्य बेस पर पहुंचे थे, तभी से उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। एथन, क्या तुम वहाँ हो? आयरीन ने थोड़ी देर रुकने के बाद पुकारा। हाँ मिस आयरीन, मैं यहाँ हूँ, ईदान ने तुरंत उत्तर दिया। मैं अरसलान के गिल्ड के सदस्यों के पास पहुंची और पता चला कि आयरीन की बात पूरी होने से पहले ही कॉल बाधित हो गई और समाप्त हो गई। ईदान ने अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नज़र डाली और तुरंत समझ गया कि कॉल में अचानक रुकावट क्यों आई। एक्सेस पॉइंट ब्लॉक हो गया है। 10 सेकंड से भी कम समय के बाद जिस कमरे में वे ठहरे हुए थे, उसका दरवाज़ा खुला और एक फौजी अंदर आया। हालांकि यह वह व्यक्ति नहीं था जिसने उन्हें पंजीकरण और अनुमति दिलाने में मदद की थी, बल्कि कोई और ही था। मिस्टर एथन और मिस इजाबेला, आपको एंट्री पॉइंट पर आवंटित समय समाप्त हो गया है। यदि आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बेस छोड़ दें और अगली बार वापस आएं, सैन्य अधिकारी ने विनम्रता से कहा। अराबेल यह शब्द सुनकर अचंभित रह गई। उसे अच्छी तरह याद था कि जिस सैनिक ने उनकी मदद की थी, उसने उनसे कहा था कि वे बेस छोड़ने से पहले एंट्री पॉइंट का जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरा सैनिक दावा कर रहा है कि उनके पास सीमित समय है। इसलिए पहले कि अराबेल कोई प्रश्न पूछ पाती, ईदान ने उसे बीच में ही टोक दिया। बेले, हम जा रहे हैं, उसने मन ही मन कहा। फिर फौजी की तरफ देखते हुए ईदान बोला, ठीक है, हम किसी और दिन फिर आएंगे। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकती हो? मेरे पीछे आओ, सिपाही ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, और ईदान और अराबेल बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चल दिए। डैन, क्या हो रहा है? अराबेल ने सैनिक का पीछा करते हुए ईदान से पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता, ईदान ने ईमानदारी से जवाब दिया। इस शहर में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। एक समूह है जो क्वींस गिल्ड का सदस्य होने का दिखावा कर रहा है, आपका छोटा भाई अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, और फिर है मिलेना ऑलियंस, जिसके पास सुझाव देने की अद्भुत शक्ति है, और अंत में रहस्यमय क्रॉस कनेक्शन और सेना का अविश्वसनीय व्यवहार। ईदान ने एक एक करके उन सभी विचित्रताओं को सूचीबद्ध कर दिया जो उसने अपने 3 दिनों के दौरान इस शहर में देखी थी। ईदान यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता था कि शहर में कुछ भयानक घटित हो रहा है। ईदान और अराबेल बिना कुछ कहे सेना की नज़रों के सामने सैन्य अड्डे से निकल गए। उन्हें एक एसयूवी और ड्राइवर मुहैया कराया गया और वे चल पड़े। उनके अनुरोध पर ड्राइवर उन्हें स्नो फेरीटेल होटल की प्रवेशद्वार तक ले गया, जहां ईदान ने पहले एक आलीशान कमरा किराए पर लिया था। पूरी यात्रा के दौरान ड्राइवर चुप रहा, केवल एक बार ईदान के सवाल का जवाब देते हुए कि उसे चुप रहने का आदेश दिया गया था, और इसके लिए उसने माफ़ी भी मांगी। ड्राइवर को अलविदा कहने और लिफ्ट के लिए धन्यवाद देने के बाद ईदान और अराबेल लगभग एक दूसरे का हाथ थामे होटल में दाखिल हुए और होटल के कर्मचारियों की घूरती निगाहों और फुसफुसाहटों के बीच अपने कमरे में चले गए। वाओ, अराबेल कमरे में दाखिल होते हुए बोली, क्या तुमने इतना आलीशान कमरा किराए पर लिया है? हाँ, हमारे पहुंचने के पहले दिन ही।
मैंने सोचा कि चूंकि हमारे पास काफ़ी क्रेडिट है तो क्यों ना एक युवा मास्टर के तौर पर मेरी हैसियत के हिसाब से कुछ किराए पर ले लिया जाए। ये कहते हुए ईदान ने अपने सर्दियों के कपड़े उतारकर स्टोरेज में रख दिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप एक अमीर और प्रसिद्ध परिवार में पैदा हुए हैं तो आप वास्तव में एक युवा स्वामी बन सकते हैं, अराबेल ने टिप्पणी की। खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता, ईदान ने एक शानदार सोफे पर आराम से बैठते हुए जवाब दिया। अराबेल ने भी अपने सर्दियों के कपड़े उतार दिए और सबसे पहले कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। प्रत्येक कमरे की व्यक्तिगत रूप से सावधानीपूर्वक जांच की। जब अराबेल व्यस्त था, ईदान के बगल में एक दरार खुल गई और कोको उसमें से कूदकर उसकी गोद में आराम से बैठ गई। तुम वापस आ गई, ईदान ने कोको को देखते ही कहा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कोको ईदान की गोद में दुबक्की खुशी से गुराने लगी। जैसे ही दंपति जागृत संघ की शाखा में दाखिल हुए, छोटी लोमड़ी गायब हो गई। न तो ईदान न ही अराबेल को पता था कि वो कहाँ गई है। ईदान के मन में बस एक क्षणिक विचार आया कि कोको शायद उसी जगह चली गई होगी जहां उसने रहस्यमयी काला अंडा लिया था। उस पल ईदान ने कुछ न सोचने और थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वो थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से। हाल ही में बहुत कुछ हुआ था और उसे बहुत सोचना पड़ रहा था। अराबेल भी जल्द ही उसके साथ सोफे पर बैठ गई और उन्होंने कुछ देर चुपचाप बिताई। फिर ईदान ने कोको को अराबेल को दे दिया। उठकर कुछ खाने का सोचा। शाम हो चुकी थी और इन सब कार्यक्रमों के कारण उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया था। क्या आपको कुछ मदद चाहिए? अराबेल ने पूछा। वो ईदान की खाना बनाने में मदद करना चाहती थी। नहीं, ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आराम करो, मैं खुद संभाल लूंगा, ईदान ने जवाब दिया। हालांकि उसे ये जानकर खुशी हुई कि अराबेल उसकी मदद के लिए तैयार है। उसने सोचा कि साथ मिलकर कुछ खाना बनाना अच्छा रहेगा। अराबेल अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ ईदान को खाना बनाते हुए देख रही थी और कोको को प्यार से सहला रही थी। ईदान खाना बनाने में माहिर था और हालांकि अराबेल में खुद भी खाना बनाने में कुछ हुनर सीख लिया था, फिर भी वो उसके कुशलता की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। जब ईदान ने देर रात का खाना पकाना लगभग समाप्त कर लिया था, तो अराबेल ने उसकी स्थिति पर ध्यान दिया और उसके खाना बनाने के कौशल को देखा, जो लंबे समय से दूसरे स्तर पर था। ईदान इन दिनों खाना बना रहा है और अब तक उसका स्तर तीसरे नंबर के करीब हो गया होगा। मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए, उसने बुदबुदाते हुए कहा और यह निर्णय ले लिया कि उसे जल्द से जल्द उन दोनों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये हो गया, अब खाने का समय हो गया है, ईदान ने अराबेल का ध्यान भटकाते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए है कोको, ईदान ने छोटी लोमड़ी को उसका हिस्सा देते हुए कहा। कोको ने उत्साह से अपनी छोटी रोएदार पूंछ हिलाते हुए खाना शुरू किया, जो ईदान के जलने से पहले ही पूरी तरह उबर गई थी। दंपति ने बिना कुछ कहे चैंट्रिल के साथ अपना भोजन समाप्त किया। मैं बर्तन धो देती हूँ और तुम आराम कर सकते हो, अराबेल ने कहा और इस बार ईदान ने मना नहीं किया। वो सोफे पर वापस आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए आराम से बैठ गया, लेकिन आंखें बंद करने से पहले ही उसे किसी की पुकार महसूस हुई। चेहरे पर मुस्कान लिए ईदान ने रिज्जी को बुलाया और बच्ची तुरंत उसकी गोद में आ गई। वो तुरंत उसकी उंगली पकड़ने लगी। उस समय बर्तन धो रही अराबेल ने बच्ची को देखा और रुक गई। वो चुपचाप देखती रही जब ईदान ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई और उसे अपना खून पिलाकर सुला दिया। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे ईदान अपनी बेटी की देखभाल कर रहा हो। जैसे ही अराबेल ने इसके बारे में सोचा, उसे लगा कि उसकी शांति गायब होने लगी है। उसके बीमार दिमाग में आने वाले बेतुके विचारों की भरमार से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। अपने विचारों से ध्यान हटाने के लिए उसने अपना सिर नीचा कर लिया और चुपचाप बर्तन धोने लगी। खाना खत्म करने के बाद उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हो गई और वो ईदान के साथ खेलने लगी। तब तक बच्चा पहले ही भरपेट खा चुका था और ईदान बस उसके साथ खेल रहा था। रिज्जी उसे देखकर हंस रही थी और अराबेल मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वैसे वो बहुत बड़ी हो गई है, अराबेल ने टिप्पणी की। हाँ, मास्टर और सिएरा ने सुझाव दिया कि 1 महीने के बाद वो बात करना शुरू कर सकती है और पहला कदम भी उठाने की कोशिश कर सकती है। क्या, इतनी जल्दी? अराबेल आश्चर्यचकित थी। हाँ, क्या तुम सोच सकती हो? ईदान अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर उसने बच्ची से नजरें हटाकर अराबेल की तरफ देखा और आह भरी। दोनों, उन्होंने उत्तर दिया। एक तरफ अगर वो मुझे डैडी कहे तो मुझे शर्मिंदगी होगी क्योंकि मैं उसका पिता नहीं हूँ, ईदान ने रिज्जी की लाल आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। दूसरी तरफ अगर वो मुझे सिर्फ खाना या खून कहे तो मुझे दुख होगा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो डैन, चलो भाग्य पर भरोसा करते हैं और देखते हैं क्या होता है, अराबेल ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। ईदान ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी हैरानी देखकर अराबेल ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले रिज्जी के हमारे साथ आने के खिलाफ क्यों थी?
ईदान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। क्योंकि मैं पहले ही समझ गई थी कि एक बार जब आप उसे अपने साथ ले लेंगे तो वो भविष्य में नीमो को इस तरह संबोधित करने के बजाय आपको डैडी कहेगी। और नीमो खुद भी इस बात से वाकिफ था जब उसने रिज्जी को आपके और मेरे हवाले करने का फैसला किया। इज़ी के विपरीत, जो शुरू से ही उसके साथ रही है, उसका इस छोटी बच्ची के साथ कोई गहरा भावनात्मक संबंध नहीं है, सिर्फ सामान्य रक्त संबंधों के अलावा। कुछ देर की खामोशी के बाद थोड़ी शर्मिंदा हुई अराबेल अपनी नज़रें नीचे करते हुए बोली, जब मैंने रिज्जी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया तो दुष्प्रभावों के बावजूद मुझे एहसास हुआ कि वो हमारे लिए दूसरी दुनिया से आई एक उन्नत दत्तक पुत्री बन जाएगी। अराबेल की इस बात से ईदान और भी ज्यादा हैरान हो गया। अराबेल के विपरीत वो इतनी दूर की बातों के बारे में नहीं सोचता था। ईदान ने रिज्जी की तरफ देखा जो उसकी बाहों में थी और मुस्कुराया। रिज्जी ने भी उसे मुस्कुराहट दी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुम उसे पकड़ना चाहती हो? ईदान के प्रस्ताव से अराबेल हैरान और खुश हुई। फिर रिज्जी को देखकर उसके पिछले बर्ताव को याद करते हुए उसने पूछा, क्या वो रोएगी नहीं? बेशक अराबेल भी बच्ची को उसी तरह गोद में लेना चाहती थी जैसे उसने इज़ी को गोद में लिया था। और तो और ये बच्ची लगभग हर समय उनके साथ रहेगी, और अगर वो ईदान को डैडी कहेगी तो अराबेल को थोड़ी शर्मिंदगी होगी अगर बच्ची उसे पहले नाम से बुलाएगी। लो, ईदान ने सावधानी से रिज्जी की तरफ हाथ बढ़ाया और अराबेल को हैरानी हुई कि रिज्जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने बस ईदान से अराबेल की तरफ देखा। कुछ उत्साह से भरकर अराबेल ने रिज्जी को धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। उसकी लाल लाल आंखों में देखते हुए वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। रिज्जी बड़ी दिलचस्पी से अराबेल को देख रही थी। अराबेल को अचानक लगा कि काश रिज्जी भी मुस्कुरा दे। उसने अपनी उंगली से उसे हल्का सा गुदगुदाने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू सकती, रिज्जी ने उसकी उंगली पकड़ ली जैसे उसने पहले ईदान की उंगली पकड़ी थी। ईदान और अराबेल हैरान हो गए जब रिज्जी ने अपनी उंगली अपनी छोटी सी नाक पर रखकर सूंघी। फिर उसने अपनी उंगली मुंह में लाकर उसे काटा और खून पीने लगी। ओह, अराबेल ने कहा, ये महसूस करते हुए कि रिज्जी ने अपने छोटे छोटे नुकीले दांत अंदर गड़ा दिए हैं। जब उसने छोटी लड़की को अपना खून पीते देखा तो उसने अपना सिर उठाकर आश्चर्य से ईदान की तरफ देखा, जो उसी की तरह हैरान था। कैसे? ईदान ने आश्चर्य से कहा जब रिज्जी के चेहरे पर वही भाव उभर आए जब वो उसका खून पी रही थी। रिज्जी के संतुष्ट चेहरे को देखकर ईदान को एहसास हुआ कि अराबेल का खून उसे पसंद आ रहा है। लेकिन मास्टर और अन्य ने तो दावा किया था कि वो आपके अलावा किसी का खून नहीं पी सकती, अराबेल ने कहा। ईदान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, इसीलिए उसने रिज्जी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। हालांकि अब वे ये जानकर हैरान थे कि रिज्जी न सिर्फ उसका बल्कि अराबेल का भी खून पी सकती है। हाँ, क्या ये अद्भुत नहीं है? ईदान ने कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा। अराबेल अभी भी अविश्वास से रिज्जी को देख रही थी, जो खुशी से उसका खून पी रही थी। लेकिन जब उसने ईदान की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई जिसे वो रोक ना सकी। रिज्जी को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार करने के बाद भी उसके मन में उच्च संशय और विरोधाभास थे। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद वो सारे विचार गायब हो गए और आखिरकार अराबेल ने ईदान के साथ रिज्जी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। रिज्जी ने जब अरबेल का खून और पी लिया और उसके दुलार का आनंद लिया तो उसे थकान महसूस हुई और वो सोने लगी। ये देखकर ईदान ने उसे वापस टार के पास लाने का फैसला किया। अरबेल ने अनिच्छा से रिज्जी से नाता तोड़ लिया। ईदान ने अरबेल की मनोदशा को देखते हुए उसे गले लगा लिया और वो बिना विरोध किए उसकी बाहों में सिमट गई, अपनी खुश मुस्कान को छिपाए बिना। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रिज्जी उसका खून पी सकता है और वो चाहती थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले। हालांकि वो समझती थी कि रिज्जी अभी बहुत छोटी है और ईदान की बातें याद करते हुए वो उस समय का इंतज़ार कर रही थी जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कोको ने भी मूड भांप लिया और दोनों से हाथ मिलाने के लिए उनके साथ शामिल हो गई और जाहिर है वो इसमें कामयाब रही। ये देखकर कि अरबेल अच्छे मूड में थी, ईदान ने उसे क्राउज और रहस्यमय अस्तित्व के बारे में रहस्य नहीं बताने का फैसला किया। साथ ही उस काले अंडे के बारे में भी नहीं बताया जिसे कोको ने ले लिया था। ऐसे शांत माहौल में ईदान और अरबेल ने कुछ देर के लिए कामकाज की बातें भूलकर समय बिताया। हालांकि जल्द ही ईदान कांप उठा और उसका मूड अचानक बदल गया। क्या हुआ? अरबेल ने उसके मूड में बदलाव देखकर पूछा और वे एक दूसरे से दूर हो गए। नेड गायब है, ईदान ने कहा, अभी भी उसके साथ अपने अनुबंध को महसूस करने की कोशिश करते हुए। क्या? लापता से तुम्हारा क्या मतलब है? अरबेल ने घबराकर पूछा। ओह, शांत हो जाओ बेले, वो ठीक है। मुझे अभी भी लगता है कि वो जीवित है, बस मैं उसका स्थान नहीं बता सकता, ईदान ने बताया। गायब होने से पहले वो कहाँ था? अरबेल ने पूछा।
उसे अचानक याद आया कि ईदान ने नेड को उसके छोटे भाई पर नजर रखने के लिए भेजा था और वो चिंता में डूब गई। शहर के बाहर ईदान ने उससे मिज़रें हटाए बिना जवाब दिया और आगे कहा, वो तुम्हारे भाई अरसलान के समूह का पीछा कर रहा था। अरबिल शहर उठी और इससे पहले कि उसकी अस्थिर भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, ईदान ने उसे कसकर गले लगा लिया। शांत हो जाओ बेले, तुम्हारा भाई और नेड ठीक हो जाएंगे। हमारी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जो ताकत में नेड से आगे निकल सके। इन शब्दों ने अरबेल को परफेक्ट डॉपलगैंगर्स की शक्ति याद दिलाई और अंततः उसने खुद को संभाल लिया। ईदान सही कह रहा है, नेड उतना सीधा साधा नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। उसने नेड को एक बेवकूफ़ काले लोमड़ी के रूप में याद किया जो अक्सर स्नेह की तलाश में ईदान के पास चुपके से आ जाता था। हालांकि इस बेवकूफ़ रूप के पीछे एक ऐसा प्राणी था जो पागलपन की ऊर्जा को सोखते हुए बढ़ा हुआ था, लेकिन पागल नहीं हुआ था, बल्कि अपने पूर्वज की तरह उस पर नियंत्रण कर लिया था। सैन्य अड्डे पर जाते हुए मुझे लगा कि नेड शहर छोड़कर जा रहा है। अनुबंध के जरिए मुझे पता चला कि वो तुम्हारे भाई के समूह का पीछा कर रहा है, जो अपने रास्ते पर लापता धोखेबाजों के समूह की तलाश में गया था। ईदान अचानक रुक गया और उसने ये जानकारी अरबेल को दी और उसका चेहरा चिंता से मुड़ गया। धिक्कार है, वो चिल्लाया। बेले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हालात हमारे अनुमान से भी बदतर है। आह, क्या हो रहा है? अरबेल ने ईदान के मूड में बदलाव देखकर पूछा। बेले, अरसलान के समूह में जो लापता धोखेबाजों की तलाश में गया था, शाम और अंधेरे के बावजूद लगभग सभी जागृत लोग थे। क्या तुम समझती हो कि इसका क्या मतलब है? क्या? तभी अरबेल को एहसास हुआ। शहर में लगभग कोई भी जागृत व्यक्ति नहीं बचा, सिर्फ सेना ही बची है। बिल्कुल, केवल सेना। और अगर कोई राक्षसी लहर शहर पर हमला कर दे तो क्या होगा? इस प्रश्न पर अरबेल शहर गई। लिम्बू में उसने और ईदान ने अपने दोस्तों के साथ जानवरों की छोटी छोटी लहरों से लड़ते हुए कई दिन बिताए थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि ये कितना खतरनाक था। हालांकि वो जानवर जैसी लहरें उतनी बड़ी नहीं थी जितनी यहाँ बताई गई हैं। यहाँ लहरों का वर्णन सैकड़ों में और सबसे बुरी स्थिति में हजारों में किया गया है। आगे बढ़ने के बाद उनकी ताकत उन्हें स्वर्ण श्रेणी के जानवरों से पूरी तरह लड़ने में सक्षम बनाती थी और एक अनोखी काबिलियत का उपयोग करके वे प्लैटिनम श्रेणी के जीवों से भी लड़ सकते थे। लेकिन अपनी ताकत के बावजूद सैकड़ों जानवरों की लहर के सामने वे भी असहाय होते। वे बच सकते थे या बच सकते थे, लेकिन वे किसी की रक्षा नहीं कर सकते थे। अरबेल घबरा गई। उसका भाई गायब हो गया था और जिस शहर में वो थे वो लगभग रक्षाहीन था। ईदान ने एक सुझाव दिया। सेना जानवरों की लहर की स्थिति में कांस्य और सिल्वर श्रेणी के जानवरों से निपट सकती है। हालांकि स्वर्ण श्रेणी के जानवरों के विरुद्ध उनके हथियार, हालांकि उनका कुछ प्रभाव होता है, स्वयं सेना इस मामले में लगभग बेकार है, क्योंकि वे मात्र मरणशील हैं और उनके लिए स्वर्ण श्रेणी के जानवरों की प्रतिक्रिया के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। इसीलिए शहर में जागृत लोग थे। उनका कार्य स्वर्ण श्रेणी के जानवरों से लड़ना था। ईदान ने निराशावाद के साथ अपने विचारों को समाप्त किया। अब चूंकि शहर में लगभग कोई भी जागृत व्यक्ति नहीं बचा है, यदि दर्जन भर स्वर्ण श्रेणी के जानवरों से युक्त एक जानवरों की लहर इस पर हमला कर दे तो सेना की वापस लड़ने और इस शहर की रक्षा करने में सक्षम होने की संभावना नहीं है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन ईदान की अंतर्प्रेरणा ने उसे बताया कि ऐसा ही होगा। उसे यकीन था कि जागृत लोगों का गायब होना आकस्मिक नहीं था, बल्कि किसी ने इसे सुनियोजित किया था और ये व्यक्ति शहर के रक्षकों की कमी का फायदा उठाने से नहीं बच सकता था। ये लोग अचानक वहां जाने का फैसला क्यों किया? ईदान क्रोधित हो गया। समझ नहीं पा रहा था कि शोक से जागे लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि उसका भाई भी उनमें शामिल है, तब वो चुप हो गया। इसमें कुछ अजीब है, ईदान ने मिलेना की सुझाव देने की क्षमता को याद करते हुए कहा। उसे शक होने लगा कि मिलेना या किसी और के पास भीड़ को अपने वश में करने की ताकत है, और उसने अपने विचार अरबेल से साझा किए। क्या आप कह रहे हैं कि मिलेना में ये क्षमता है? ईदान की राय सुनने के बाद अरबेल ने पूछा। हाँ, बातचीत के दौरान जब उसने मुझसे सीधे पूछा कि क्या मैं क्रॉस के लापता होने में शामिल था, तो उसने या किसी और ने मुझ पर सुझाव की शक्ति का प्रयोग किया, जिससे मुझे उसके सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये केवल सिस्टम की बदौलत था कि ये क्षमता असरदार हुई, ईदान ने बताया। अरबेल की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और उसकी आंखों में उसने कसम खाई कि उसने पागलपन की चिंगारी देखी थी। बाय द वे, मुझे मोटे तौर पर पता है कि नेड और तुम्हारे भाई का समूह जिसका वो पीछा कर रहा था कहाँ गायब हो गए। नेड गायब होने से पहले उसे निर्देशांक भेजने में सक्षम रहा। इससे ईदान को एहसास हुआ कि नेड और अरसलान के समूह पर शायद घात लगाकर हमला किया गया था और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था, या फिर किसी विशेष बल का प्रयोग किया गया था जिसने नेड के साथ उसके अनुबंध सहित सभी संबंधों को सीमित कर दिया था। वाओ, तो फिर इंतजार किस बात का? चलो, ये कहकर अरबेल अचानक खड़ी हो गई। उसकी गंभीरता और जल्दबाजी देखकर ये समझते हुए कि वो अरसलान तो लेकर चिंतित है, झट से उठकर उसके पीछे चल पड़ा।
अपनी आलीशान कमरे की बैल्कनी से रात के शहर को देखते हुए दंपति को एहसास हुआ कि उनके सामने एक समस्या है। नेड और बेरा आसपास नहीं थे, जिसका मतलब था कि उनके पास आने जाने का कोई साधन भी नहीं था। सेना के साथ हुई घटना के बाद वे उनसे शहर से बाहर जाने के लिए कहना नहीं चाहते थे। अपने भ्रम के कारण ईदान को यकीन हो गया था कि सेना का कोई व्यक्ति जागृत लोगों पर घात लगाने वालों से जुड़ा हो सकता है। बेले, तुम अपने वंश को कैसे नियंत्रित कर रही हो? ईदान ने आरबल से पूछा। लिम्बो में बिताए दिनों के दौरान मैंने अपने कौशल में काफी सुधार किया है, आरबल ने उत्तर दिया, ये समझते हुए कि ईदान क्या कहना चाह रहा था। परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें जल्दी करनी थी, इसलिए उनके पास परिवहन ढूंढने और सभी जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने का समय नहीं था। अब बस एक ही काम बाकी था, और वो था अपनी वंशावली में मौजूद उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करना। वर्तमान में आरबल 3 अलग-अलग रूप धारण कर सकती है। उसका मानव रूप जन्म से ही अपरिवर्तित रहा है, केवल रैंक में प्रत्येक वृद्धि के साथ और भी आकर्षक होता जा रहा है। दूसरा रूप बिना पंखों वाली वैल्करी का है। उसके पंख एक बड़े रोएदार सफ़ेद दुपट्टे जैसे दिखते हैं और उसके लंबे लाल बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो जाते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली रूप पूर्ण वैल्करी रूप है। इस रूप में उसका दुपट्टा 2 जोड़ी विशाल सफ़ेद पंखों में बदल जाता है, जो उसे सचमुच राजसी बनाते हैं। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? ईदान ने अजीब तरीके से पूछा, और आरबल ने उसे अजीब नज़र से देखा। खैर, आप जानते हैं कि मेरा अग्नि का अल्फा रूप बहुत विशिष्ट है, और जैसे ही मैं इस तरह रात में उड़ने की अपनी क्षमता का उपयोग करता हूँ तो आरबल पूरी तरह से भूल गया था कि ईदान अपने अल्फा ऑफ फायर रूप में वास्तव में एक चमकदार ज्वाला था। आह भरते हुए आरबल ने अपना भूतिया मुखौटा उतार दिया, उसे तिजोरी में भेज दिया और बिना एक शब्द कहे अपने वैल्करी रूप में परिवर्तित हो गई। उसके लंबे लाल बाल बर्फ जैसे सफ़ेद हो गए और उसकी गर्दन के चारों ओर एक बड़ा सफ़ेद दुपट्टा दिखाई दिया, जो कणों में बिखर गया। ये कण आरबल के पीठ के पीछे चले गए और बर्फ जैसे सफ़ेद पंखों के 2 बड़े जोड़े बन गए। ईदान उसे चाहे जितनी बार देखे, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इस बार उसे अपनी जीती हुई शर्त याद आ गई और उसके मन में कुछ विचार आए। हालांकि उसने जल्दी से उसे दबा दिया, ये समझते हुए कि अभी ऐसे विचारों का समय नहीं है। बर्फीली वैल्करी का रूप धारण करके आरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका शरीर इस ठंडी और बर्फीली जगह में होने से खुशी से भर गया। वो अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और ऊर्जा से भरी पड़ी थी। एक गहरी सांस लेते हुए और ठंडी हवा छोड़ते हुए उसने अपनी आंखें खोली और ईदान पर एक ठंडी नज़र डाली, उस दिशा में देखा जहां वो इशारा कर रहा था। फिर वो हवा में उछली, साथ ही अपनी आत्मिक शक्ति को छोड़ते हुए ईदान को हल्के से जोर से पकड़ लिया। ओह, आराम से, ईदान चिल्लाया, जैसे ही आरबल ने अचानक उसे पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। ये स्पष्ट था कि उसे अभी अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी, और इस पल ने ईदान को एक बार फिर याद दिलाया कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है, और इसके लिए उन्हें समय चाहिए था, जिसकी कमी वे पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे। ईदान के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए आरबल रात की सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए शहर के किनारे की ओर उड़ गई। जल्दी वे चौकियों पर पहुंच गए और इमारत की छत पर उतर गए, जहां से शहर के बाहरी इलाके और सीमा पर फैली अनंत जंगली भूमि का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। नीचे उतरने के बाद ईदान और आरबल दोनों के माथे पर बल पड़ गए। उनकी सहज प्रवृत्ति लगातार आने वाले खतरे की वार्निंग दे रही थी। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, जानवरों की एक लहर आ रही है, ईदान ने कहा। उन्हें विश्वास था कि ये लहर ही थी जिससे खतरा आ रहा था। ईदान को नेट से ये पता चले ज्यादा समय नहीं हुआ था कि जागृत लोग गायब हो गए हैं और जानवरों की एक लहर शहर पर टूट पड़ी है। वो सही था, ये कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ईदान के पास जो कुछ भी हो रहा था उसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। डिंग डिंग, शहर की ओर बढ़ते हुए जानवरों की एक लहर का पता चला है। जानवरों की लहर से रूम्बस शहर की रक्षा करो एक कार्य दिया गया है। इस कार्य के दौरान होस्ट जानवरों को मारकर सिस्टम पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं। राक्षसों को मारने के लिए रैंक और संबंधित पुरस्कार इस प्रकार हैं। कांस्य रैंक वाले जानवर को मारने पर 10 सिस्टम पॉइंट्स,
सिल्वर रैंक वाले जानवर को मारने पर 50 सिस्टम पॉइंट्स, गोल्ड रैंक वाले जानवर को मारने पर 100 सिस्टम पॉइंट्स, प्लैटिनम रैंक वाले जानवर को मारने पर 250 सिस्टम पॉइंट्स, डायमंड रैंक वाले जानवर को मारने पर 750 सिस्टम पॉइंट्स। कार्य के विफल होने की स्थिति में 4 सक्रिय कार्यों में से एक को ब्लॉक कर दिया जाएगा और रैंडमली सिलेक्टेड फंक्शन स्लॉट के साथ हटा दिया जाएगा। ईदान और आरबल को सिस्टम से एक नए असाइनमेंट के बारे में सूचना मिलने पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वो उन्हें किस हद तक इसकी उम्मीद थी, फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि सिस्टम उन्हें परेशान नहीं करेगा। दुर्भाग्य से उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। एक तरफ तो ये काम बिल्कुल वैसा ही था जिसकी जोड़े को अभी जरूरत थी, ये बस जानवरों को मारकर सिस्टम पॉइंट्स कमाने का मौका था। किसी और समय ईदान और आरबल को इस तरह के प्रस्ताव से प्रोत्साहन मिलता, पर अब वे उदास चेहरे के साथ नोटिफिकेशन को देख रहे थे, नहीं जानते थे कि क्या करें। उनमें से प्रत्येक अपने अपने विचारों और अनुभवों में डूबा हुआ था। चलो, ईदान ने आह भरते हुए और निर्णय लेते हुए कहा। फिर भी आरबल टस से मस नहीं हुई। वो आंखें बंद करके खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक सायरन बजा जिसने निवासियों को आसन्न खतरे की चेतावनी दी। तभी आरबल ने अपनी आंखें खोली और ईदान की ओर देखा। डैन, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सिस्टम के काम को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अलग हो जाएं। हम में से एक को रोककर इस काम को पूरा करना होगा और दूसरा ग्रुप की तलाश में जाएगा। ईदान ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। फिर भी उसने अंत तक आरबल की बात सुनने का फैसला किया। जानते हो, जब मैं लिम्गो में जेमिनिया की निगरानी में थी तो उसने देखा कि तुम और मैं हाल ही में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। मैंने इस बारे में सोचा और पाया कि वो कुछ हद तक सही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। मुझे तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। हालांकि भविष्य में हमारी साझा भलाई के लिए हमें अलग अलग काम करना सीखना होगा। हाँ, जब हम साथ होते हैं तो हम सिस्टम की यूनिक एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी मजबूत बन सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां दुश्मन हमें अलग थलग कर देंगे। अगर हम एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो ये समस्या बन सकती है। उसने अपने भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा। लिम्बो में हमारे प्रवास के दौरान शुरुआती दिनों में ही हमें अपनी जान के लिए वास्तविक खतरा महसूस हुआ, जहां कोई भी गलती निश्चित मौत का कारण बन सकती थी। हालांकि जब से हम नीमो और अन्य लोगों से मिले थे, तब से आज तक हमारी रक्षा हमेशा किसी मजबूत व्यक्ति ने की थी और हमें युद्ध में लगभग अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जब हम अपनी दुनिया में लौट आए हैं तो वो सुरक्षा खत्म हो गई है और हम अकेले हैं। मजबूत बनने और आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए हमें अपनी ताकत बढ़ाने और नई क्षमताएं विकसित करनी होंगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि इस अवसर का उपयोग हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए किया जाए। मैं समझता हूं कि ये खतरनाक है, लेकिन मैं आंशिक रूप से ये भी मानता हूं कि ये आवश्यक है, क्योंकि हमारे स्तर की सीमाएं हमारे स्तर से ऊपर के प्राणियों को हमारी दुनिया में अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देती, आरबल ने कहा। आरबल की बातें सुनकर ईदान को एहसास हुआ कि वो सही कह रही थी। हालांकि वो आरबल के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो ये मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि वो सही थी। आंखें बंद करके और आह भरते हुए ईदान ने फैसला किया। रंबस शहर से दूर लंबे सफेद बालों और पीठ पर 2 जोड़ी पंखों वाली एक खूबसूरत महिला 2 पहाड़ियों के बीच एक छोटे से खुले मैदान में उतरी। उसके कंधे पर उसके कानों के सिरे काले थे और उसके बालों का एक छोटा सा धूसर गोला उसके कंधे से सटा हुआ था। जैसे ही वो सुंदरी उतरी, नन्ही लोमड़ी का चेहरा उसके फर के नीचे से झांक उठा। उसकी आंखें चमक उठी, मानो उसने कोई जानी पहचानी चीज खोज ली हो जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही हो। ये वही जगह होगी जिसकी ओर ईदान ने इशारा किया था, जो उसे नेट से मिली थी, एरबल ने कहा, इधर उधर देखते हुए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वहां ना तो पैरों के निशान थे और ना ही जीवन के कोई संकेत। एरबल को पूरा यकीन था कि वो ठीक उसी जगह पहुंच गई है जहां ईदान ने उसे बताया था। वो गलत नहीं हो सकती थी। चारों ओर बर्फ से ढकी सफेद शांत जगह के अलावा कुछ भी नहीं था। वू वू वू, कोको ने एरबल का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। एरबल ने तुरंत कोको के साथ मानसिक संपर्क स्थापित किया ताकि ये पता चल सके कि वो उसे क्या बताना चाहती थी। दरार, दरार, वहां वहां, कोको ने अपने छोटे पंजे एक निश्चित दिशा में इंगित करते हुए कहा। क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया गया था? एरबल ने पूछा और कोको ने जोर से सिर हिलाया। और क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ चले गए हैं? एरबल ने पूछा और कोको ने फिर से अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए सिर हिलाया। अच्छी बच्ची, शुक्रिया।
एरेबेल ने कोको को थपथपाया, उसे धन्यवाद दिया और ये जानकर खुश हुई कि उसने कोको को यूं ही अपने साथ ले जाने से इनकार नहीं किया था। शुरू में वो कोको को ईदान के साथ छोड़ना चाहती थी, लेकिन किसी और के दबाव में आकर हार मान ली और उसे अपने साथ ले गई। बिना समय बर्बाद किए एरेबेल ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गई और तेजी से कोको द्वारा बताई गई दिशा में बढ़ गई। उसी समय ईदान के साथ एरेबेल से बात करने के बाद ईदान सिस्टम का काम पूरा करने के लिए शहर में ही रुक गया। वो सबसे ऊंची इमारत की छत पर आराम से बैठा था, जहां से शहर भर में बनी चौकियों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। एरेबेल के उलट ईदान बिल्कुल अकेला था। नहीं, बिल्कुल अकेला नहीं। उनकी गोद ली हुई बेटी रिजी भी उनके अंदर थी, लेकिन अभी भी इतनी छोटी थी कि उसका साथ नहीं दे सकती थी। सैन्य अड्डे की अपनी 2 यात्राओं के दौरान ईदान को पता चला कि शहर की सुरक्षा कैसे व्यवस्थित है। सीमा 8 भागों में बटी थी, जिनकी संख्या 1 से 8 तक थी। उसी क्षण पूरे शहर में सायरन बजने लगे और युद्ध के लिए तैयार सभी सैनिक और लोग तीसरी, चौथी और 5वीं तरफ इकट्ठे होने लगे। ये तीनों तरफ उत्तरी सीमा के सबसे करीब थीं, जहां से हाल ही में कांस्य श्रेणी के जानवरों की पहली छोटी लहर आई थी, लेकिन उसे पहले ही खदेड़ दिया गया था। ईदान ने देखा कि यद्यपि शहर के बाकी जिले अपेक्षाकृत सुरक्षित थे, फिर भी किसी भी तरफ से अचानक हमले की स्थिति में उन्हें कम संख्या में सैन्य कर्मियों के साथ सुरक्षित रखा गया था। इस समय ईदान धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। वो तुरंत युद्ध में शामिल होकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के लिए उत्सुक नहीं था। निषिद्ध क्षेत्रों में लड़ने का अनुभव उसे पहले ही सिखा चुका था कि चाहे वो कितना भी आत्मविश्वासी क्यों ना हो, लंबी लड़ाई उसे थका सकती है और सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए ईदान ने ये निर्णय लिया कि वो युद्ध में तभी शामिल होगा जब स्वर्ण श्रेणी के जानवर प्रकट होंगे, और केवल तभी जब वो देखेगा कि सेना उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होगी। उसे नीचे के लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं थी। इस समय उसका ध्यान सिर्फ सिस्टम के मिशन को पूरा करने और एरेबेल की सुरक्षा पर केंद्रित था। ईदान ने आह भरी और अपनी गोद में पड़ी नई तलवार को विस्मय से देखा। रहस्यमयी लाल पदार्थ से निर्मित ये 2-धारी तलवार ऐसी ऊष्मा उत्सर्जित कर रही थी मानो ये अपनी पहली लड़ाई के लिए तैयार हो। उसने इसे सुप्रीम ब्लैकस्मिथ सिस्टम के उत्पादों के बीच ट्रेड फंक्शन में 500 सिस्टम पॉइंट्स के लिए खरीदा। तलवार पूरी तरह से उसके अग्नि तत्व से मेल खाती थी और उसकी वर्तमान रैंक के लिए उपयुक्त थी, और प्लैटिनम रैंक पर पहुंचने के बाद भी उसकी सेवा कर सकती थी। ब्लेड को देखते ही ईदान को एक नए खिलौने के मालिक होने की खुशी महसूस हुई और जल्द से जल्द युद्ध में उसका परीक्षण करने की बेचैनी। लेकिन उसका मन उसे इन आवेगों से दूर रखता था। तलवार पर उंगलियां फेरते हुए धार से निकलती गर्मी को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर सिर उठाकर ईदान ने उस दिशा में देखा जहां एरेबेल उड़ गई थी, और उसे वो तलवार याद आई जो उसने उसके साथ हासिल की थी। पिछली बार जब उन्होंने अपने तत्वों को पागलपन की ऊर्जा के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया था, तो उनकी पुरानी तलवारें लगभग नष्ट हो गई थीं, जिन्होंने लिम्बो के दौरान उनकी सेहत की सम्मान से सेवा की थी। लेकिन अब ये तलवारें उनके पद और शक्ति के स्तर के अनुरूप नहीं थी। चाहे उन्होंने कितना भी विरोध किया हो, वे समझते थे कि उन्हें एक नई तलवार ढूंढनी होगी। जब एरेबेल ने अलग होकर अपने विचार साझा करने का सुझाव दिया, तो ईदान ने बिना किसी हिचक के नई तलवारें खरीदने का निर्णय लिया। सिस्टम, कृपया उन तलवारों को छांटकर दिखाइए जो हमारे वर्तमान स्तर और शक्ति से मेल खाती हैं। ईदान ने मदद मांगी, ये जानते हुए भी कि उनके पास स्वयं खोजने के लिए अधिक समय नहीं था। बिना किसी देरी के सिस्टम ने तुरंत ईदान और एरेबेल के लिए कई विकल्पों की सूची उपलब्ध करा दी। सूची की शीघ्रता से जांच करने के बाद उन्होंने प्रत्येक के लिए एक तलवार का चयन किया। ईदान ने जो तलवार चुनी थी उसे फायर एपिफेनी कहा गया था। एरेबेल की तलवार उसके तत्व से मेल खाते हुए बर्फ से बनी हुई प्रतीत हो रही थी। एक सुंदर नीली 2-धारी तलवार जिसके साथ एक सुंदर सुरक्षा कवच और एक आरामदायक हैंडल था, उसे ब्लू वेल कहा गया था। तलवार लेने के बाद ईदान की तरह एरेबेल को भी लगा कि ये उसके लिए एकदम सही है। उसकी तलवार और ईदान की तलवार की कीमत 500 सिस्टम पॉइंट्स थी। तलवार को अपने हाथों में पकड़ने के बाद एरेबेल ने उसे स्टोरेज में भेज दिया और ईदान को देखा। अपने नए हथियार से प्रसन्न ईदान ने भी उसका बदला चुकाया। एक संक्षिप्त वार्ता के बाद जिसमें ईदान ने एरेबेल को कोको को अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया और नेट द्वारा भेजे गए स्थान के निर्देशांक बताए, एरेबेल ईदान के पास गई और बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। ईदान भी उसके भावनाओं का जवाब देकर खुश था।
लगभग 10 सेकंड के बाद वे अलग हो गए, लेकिन एरेबेल अपनी नज़रें उससे हटा नहीं सकी और फुसफुसाई, तुम्हारी मरने की हिम्मत मत होना डैन। मुझे ये तुम्हें बताना चाहिए था बेल, मरने की हिम्मत मत करना। मुझे अभी तक हमारी शर्त जीतने में मज़ा नहीं आया। ईदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एरेबेल को ये याद आते ही शर्मा गई। और बेल, अगर कोई बाधा है तो उसे ढूंढकर उसे दूर करने की कोशिश करना, एक ऐसी बाधा जो मुझे नेड से संपर्क करने से रोक रही है, ईदान ने गंभीरता से कहा। ये सुनते ही एरेबेल तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है और उसने उसके अनुरोध पर सहमति में सिर हिलाया। फिर मुड़कर वो ऊपर की ओर बढ़ी और ईदान पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां उसके छोटे भाई का समूह गायब हो गया था। रूम्बस शहर से कुछ दूरी पर सीमा पार घने जंगल में, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि आपदा के बाद सभ्यता का कोई निशान नहीं बचा होगा, एक बड़ा जीवंत गांव था। पहली नज़र में इसे देखने वाला कोई भी यही सोचेगा कि ये कोई ऐसी जगह है जहां लोग चमत्कारिक रूप से बच गए थे। हालांकि करीब से देखने पर इस गांव की इमारतें कुछ अजीब और असामान्य लग रही थीं। गांव की सभी इमारतें लकड़ी की बनी थीं और उनकी आकृतियां धरती पर मौजूद इमारतों से बिल्कुल अलग थीं। घरों की दीवारों पर अजीबोगरीब अक्षर लिखे हुए थे, जिनसे एक अकल्पनीय शक्ति निकल रही थी। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा चौक था, जिस पर एक मीनार जैसी संरचना खड़ी थी। मीनार के ऊपर एक गोले के आकार की अजीब सी वस्तु, जो कई चमकते अक्षरों से ढकी थी, घूम रही थी। ये चमक पूरे गांव को घेरे हुए थी, उसे जिज्ञासु आंखों से छिपा रही थी और बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं होने दे रही थी। पहली नज़र में तो सभी गांव वाले आम लोग ही लग रहे थे, लेकिन गौर से देखने पर उनकी आंखें चमक रही थी और उनकी धीमी अजीब हरकतें मानो वे कोई कठपुतली हों। उनमें से कुछ ही लोग उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर फैली मुस्कान देख पाए। हैरानी की बात यह थी कि आंखों में चमक लिए ये सभी निवासी महिलाएं थीं। गांव के भीतर एक विशेष इमारत में, जिसके कई कमरे सलाखों से अलग थे, कई दर्जन लोग थे। उन्हें हथकड़ियों जैसे अनोखे उपकरणों से जकड़ा गया था। ये हथकड़ियां किसी रहस्यमयी तरीके से उनकी शक्तियों को दबा रही थीं, जिससे वे आम लोगों की तरह लगभग असहाय हो गए थे। इन कैदियों में से एक कमरे में 4 लोग थे, एक महिला और 3 पुरुष। उनमें से अरबेल का छोटा भाई अरसलान था। बाहर रहने वालों की तरह सभी पुरुषों की आंखें भी चमकहीन थीं। वे सिर झुकाए जमीन की ओर देखते रहे। सिर्फ उस महिला की आंखें चमक रही थी, जिसके हाथ बंधे हुए थे। वो महिला मिलेना ऑर्लियंस थी, जो अछूत संघ की नेता थी। उसके कमरे में मौजूद बाकी लोग बाकी 3 संघों के मुखिया थे। मिलेना निश्चल बैठी रही, लेकिन उसके अंदर भावनाएं उमड़ रही थीं, डर और निराशा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस स्थिति में है। उसने कितनी भी कोशिश की, उसके हाथों की हथकड़ियां उसकी ताकत को कमज़ोर कर रही थी और वो कुछ भी बदल नहीं पा रही थी। वो बस इंतज़ार कर रही थी कि किस्मत उसके लिए क्या लेकर आई है। कुछ ही देर बाद मिलेना और इमारत के अन्य सभी लोगों को अचानक किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया, जहां उनका स्वागत एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा किया गया। उसके प्रभाव में सभी पुरुषों की इच्छा शक्ति चली गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वे मानो आदेश पाकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। उसी समय कई शक्तिशाली आत्मिक शक्तियों ने मिलेना सहित सभी महिलाओं का दमन किया। इस दबाव को महसूस करने के बाद ही मिलेना को एहसास हुआ कि जिसने उन्हें टेलीपोर्ट किया था वो गोल्ड रैंक में सबसे ऊपर था, यदि उससे भी ऊपर। इससे पहले कि कहीं से भी प्रकट हुए कांच जैसी आंखों वाले लोग उनकी गतिविधियों को अवरुद्ध करना शुरू करते, मिलेना उन लोगों को देखने में सक्षम रही जो इस सब के पीछे थी। ये एक दर्जन खूबसूरत महिलाओं का समूह था, जिनके चेहरों पर एक विस्तृत और आनंदमय मुस्कान थी। मिलेना ने उनमें से कई महिलाओं को पहचान लिया, जिनसे वो रूम्बस शहर में मिली थी। वे क्वींस गिल्ड की सदस्य थीं, जो आज दोपहर गायब हो गई थीं, और उन्हीं की तलाश में वो यहाँ आई थी। इन सभी महिलाओं ने बहुत ही हल्के और खुले कपड़े पहने हुए थे, जिसने मिलेना का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें अपने आसपास ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। उनके शरीर पर कई चिन्ह लिखे हुए थे, जो उनके सुडौल शरीर पर सहजता से घूम रहे थे। सभी जागृत लोगों को हथकड़ी लगाकर इस इमारत में बंद कर दिया गया। मिलेना को नहीं पता था कि ये लोग कौन थे या उन्होंने घात लगाकर उन्हें क्यों पकड़ा था। मिलेना, दवास से आवाज आई। ऊपर मुड़कर देखा तो उसकी नज़र एक छोटे बाल और छोटे कद वाली एक युवती पर पड़ी। मिलेना की तरह उसे भी हथकड़ी लगी हुई थी।
मिलेना ने तुरंत पहचान लिया कि वो डिफेंडर्स गिल्ड की सदस्य है। अपनी याददाश्त पर जोर देने के बाद उसे उसका नाम याद आ गया। मिला? मिलेना ने पूछा। जी हाँ मिस मिलेना, ये मैं ही हूँ, मिला ने खुशी से कहा और फिर जल्दी से होश में आकर वो चारों ओर देखने लगी। तुम्हें क्या लगता है ये लोग कौन हैं? उसने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, मिलेना ने जवाब दिया, लेकिन मैंने उनमें क्वींस गिल्ड के लापता सदस्यों को देखा था। फिर उसने मिला की ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली। क्या क्वींस गिल्ड के सदस्य आपके गिल्ड के साथ सहयोग करने नहीं आए थे? उसने संदेह से पूछा। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन लीडर अरसलान ने यही कहा है। उसके क्वींस गिल्ड की लीडर आयरीन से संबंध है। मिला ने तुरंत जवाब दिया और खुद को सही साबित करने की कोशिश की। मिलेना ने अपना सिर नीचे कर लिया और सोचने लगी, क्या ये महिलाएं वाकई क्वींस गिल्ड की सदस्य हैं या ये धोखेबाज हैं? उसने खुद से पूछा। मिस मिलेना, क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा? मिला ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे शक है, मिलेना ने थोड़ी हताशा से कहा। रुम्बस सिटी के लगभग सभी जागृत लोग यही हैं। अब जाकर मिलेना को एहसास हुआ कि ये सब कितना अजीब था। उन सब ने रानियों के लापता समूह की खोज में जाने का फैसला क्यों किया? जैसा कि उसे याद है, अरसलान ने ये प्रस्ताव रखा था और सभी ने, जिनमें वो खुद भी शामिल थी, बिना किसी हिचकिचाहट की सहमति दे दी थी, मानो वे बच्चे हों जो बिना सोचे समझे बड़ों की बात आंख मूंद कर मान लेते हैं। जब मिलेना और मिला चुपचाप बातें कर रहे थे तो एक छोटा सा काला जीव एक अंधेरे कोने में बैठा था, किसी की नजरों से छिपा हुआ। उसकी नज़र एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, लाल बालों वाले एक युवक पर जिसकी आंखें नीली थीं। ये जीव नेट था, जो इतना कुछ होने के बावजूद अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटा पा रहा था। नेट को पूरा यकीन था कि उसका मालिक उसे छोड़कर नहीं जाएगा और उसे पकड़ने जरूर आएगा। उसे ये भी विश्वास था कि मालकिन भी आएंगी, क्योंकि जिस पर वो नज़र रखे हुए था वो मालकिन का भाई था। ये सोचते ही उस जीव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने पहले ही भांप लिया था कि उन पर जो दबाव आया था वो गोल्ड ग्रेड के प्राणियों की शक्ति का नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्राणियों का था, प्लैटिनम और डायमंड ग्रेड के प्राणियों का। उसके जैसे प्राणी जिनकी श्रेणी संसार के प्रतिबंधों से दबी हुई थी। इस समझ से उसे एहसास हुआ कि जो लोग उसके गुरु और गुरु माता के रास्ते में खड़े थे वे इस दुनिया के नहीं थे, बल्कि एक पूरी तरह अलग दुनिया से थे। और ये पागलपन था। नेट को पहले से ही अंदाजा था कि आगे